आज देश भर में आप ही के मुद्दे ट्रेंडिंग पे हैं, चाहे ईवीएम का मामला ले लीजिए, जातीय जनगणना का मामला ले लीजिए, संविधान का मामला ले लीजिए, ये आपके मामले ट्रेंडिंग पे हैं। इसका फायदा आपको और आपके समर्थित पार्टियों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर आपने अभी कार्यक्रम जो रखा है विशेष स्थान पे रखा है बोध गया में, इसके पीछे क्या कारण है? बड़े पैमाने पे लोगों को पूछना था कि 2022 में बड़ी जो लोगों ने देखा कि आपको आपके साथ छोड़कर लोग चले गए, बहुत सारे लोग। अभी कुछ ऐसे लोग गए हैं जिनको लेकर बड़ा मामला बनते हुए नजर आ रहा है, उनको लेकर क्या संदेश देंगे? लोग कहते हैं कि आप तानाशाही चलाते हैं, आपके अंदर तानाशाह है, आप संगठन में अपनी मर्जी से जो भी नियम कानून लागू कर देते हैं, ऐसा कहना है लोगों। मेसराम साहब, आपको देखा गया है आप पहल करते हैं, चाहे अभी महाराष्ट्र चुनाव से पहले आपने शरद पवार से आपने बातचीत की, उनसे मिलते हुए दिल्ली आंदोलन में उनको साथ में बुलाया, आप अखिलेश जी से मिलते हैं, खबरें हुई सोशल मीडिया पे, आप शायद नीतीश जी से भी मिले, तो वो नेता आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके मुद्दों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सभी साथियों को जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं वामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाहन मेश्राम जी, जो किसी परिचय तो मोहताज नहीं है, लेकिन सर जानना चाहेंगे सर, आपके द्वारा हर अधिवेशन में तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं जो आज राष्ट्रीय लेवल पर काफी ट्रेंडिंग में है, लेकिन सर देखने को मिल रहा है कि आप जिन जिन पार्टियों को समर्थन करते हैं, जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करते हैं, उसको ये फायदा नहीं मिल रहा है। आज देश भर में आप ही के मुद्दे ट्रेंडिंग पे हैं, चाहे ईवीएम का मामला ले लीजिए, जातीय जनगणना का मामला ले लीजिए, संविधान का मामला ले लीजिए, ये आपके मामले ट्रेंडिंग पे हैं। इसका फायदा आपको और आपके समर्थित पार्टियों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का काला धन इस्तेमाल किया जाता है और हजारों करोड़ रुपया चुनाव में प्रचार में झोंका जाता है। तो हमारे लोग अभी इस लेवल तक जागृत नहीं हो पाए हैं कि हमें अपने संगठन को, अपने पार्टी को, अपने नेतृत्व को एस्टेब्लिश करना है। इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग, इस लेवल का जागरण मासिस में नहीं आया है। ये आने वाले समय में आएगा, और जब आएगा तो ये जो बाइपोलर सिस्टम डेवलप किया जाता है हजारों करोड़ रुपया काला धन इस्तेमाल करते हुए, बीजेपी भी काला धन इस्तेमाल करती है, कांग्रेस भी काला धन इस्तेमाल करती है। उस दौरान क्या होता है, चुनाव में केवल दो पार्टियां हैं, यही दिखाई देता है। एक दिखाई देने का काम प्रचार का तरीका है, एक दिखाई देने का काम मीडिया का तरीका है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, ये दो मीडिया ऐसे है जिसमें केवल ये दो ही लोगों को दिखाया जाता है और दो ही लोगों को विज्ञापन के द्वारा दिखाया जाता है। तो उस समय जो मास है, मास SC ST OBC माइनॉरिटी का, उनको लगता है बीजेपी को परास्त करना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा जी। तो वो इस तरह के सोचने वाले लोग कांग्रेस को लाते हैं। वो सोचते हैं कि मेश्राम जी का बराबर है, वो लोग मुझे बोलते नहीं आप लोग बराबर है, मगर आप अभी विकल्प में नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आता कि विकल्प जो है, विकल्प 24 घंटे में नहीं बनता है, विकल्प बनाना पड़ता है। जो लोग विकल्प बना सकते हैं वो विकल्प बनाने के बजाय वो अपने को जीरो बना रहे। मेश्राम साहब, देखने को मिला है कि जो बहुजन समाज के लोग हो काफी निराशावादी लोग, निराशा उनके अंदर भरी पड़ी हुई है। उनको लगता है कि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो देखने को मिलता है, उनको लगता है कि वो निराश हो चुके हैं। उनको नहीं लग रहा है कि वो बहुजन समाज की जो पार्टियां रही हैं वो सत्ता में दोबारा आ पाएंगी। वो असल में ये निराशा ज्यादा लोगों के अंदर फैलने की एक बड़ी वजह मायावती है, बाकी नहीं है। मायावती इसके पहले नंबर का कारण है। जब तक काशीराम जी के हाथ में नेतृत्व की बैकडोर थी तो वो ग्राफ हमेशा ऐसे ऐसे ऊपर जाता रहा। जैसे ही बैकडोर काशीराम जी के नियंत्रण से निकलकर मायावती के हाथ में आ गई, मायावती तो प्रोजेक्टेड लीडर थी काशीराम की, मायावती को लीडर थोड़ी थी। आप ऐसा कोई मूवमेंट थोड़ी खड़ा किया। आप ऐसा बोलते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, कहते हैं कि मायावती तो 4 बार स्टेट में मुख्यमंत्री बनी, वामन मेश्राम महाराष्ट्र छोड़कर यूपी में भी काम करते हैं। तो आप कितने MP MLA अभी तक चुनाव के लिए? कहने वाले लोग गधों की औलाद है, उनको ABCD थोड़ी किसी आंदोलन का पता है। ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे के सारे लोग गधे की औलाद है। ये जरूर दिखाना। जी दिखाएंगे।
वो कहते हैं कि मेश्राम साहब इतने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आपके मुद्दे, तो मैंने पहले ही भी बोला कि आप मुद्दे ट्रेंडिंग में है, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा आपने उठाया, चाहिए चाहे अभी ईवीएम का मामला उठाया, आज पूरे देश भर में चाहे जो भी विपक्ष का नेता है वो ईवीएम के और जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन आपको फायदा कब तक एक मिलेगा? लेवल पर हम लोगों ने अपने आंदोलन को लाया, अभी दूसरे स्टेज पर लाना होगा, तीसरे स्टेज पर लाना होगा और चौथे फाइनल स्टेज पर लाना होगा। तो ये तो हम लोग अभी इमर्जिंग हो रहे हैं ना, अभी इमर्जिंग ला रहे हैं। मायावती जिस तेजी से काशीराम जी ने के ऊपर उठाया, उसी तेजी से तो वो गायब हो गई। अभी सर आपका जो कार्यक्रम हो रहा है वो मायावती की समीक्षा कर रहे हैं, मायावती के विरोध में नहीं हम लोग। मायावती की समीक्षा कर रहे हैं। मायावती के पास कोई समीक्षा करने वाला कुत्ता थोड़ी है। अभी सर आदमी तो दूसरी बात है, कुत्ते भी नहीं है। सर आपने अभी कार्यक्रम जो रखा है विशेष स्थान पे रखा है बोध गया में, इसके पीछे क्या कारण है सर? बोध गया एक सेंटर है और बोध गया में भी हम लोग हमारा परचम गाड़ सकते हैं। बोध गया तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण का ऑब्जेक्टिव भारत के संविधान के प्रियम्बल में रखा, उसका निर्माता तो यहाँ का है। और हम भी जो मूवमेंट चला रहे हैं वो भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। वो सेंटर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, हमारे तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। कुछ लोगों के लिए केवल धार्मिक और कर्मकांड करने का ही मामला लगता होगा, मगर ये कर्मकांड और धर्म के आधार पर ब्राह्मणों ने इसके विरोध में स्टैंड नहीं लिया। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो बुद्धा ने लक्ष्य रखा, वो ब्राह्मणों का सारा मामला खत्म करने का मामला था। इस वजह से रखा था, इस वजह से इन लोगों ने विरोध किया था। मेश्राम साहब यहाँ से आने से पहले हमने अपने व्यूअर के सामने वच रखा था कि वहां जा रहे हैं तो मेश्राम साहब से कुछ चुनो, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे लोगों को पूछना था कि 2022 में बड़ी जो लोगों ने देखा कि आपको आपके साथ छोड़कर लोग चले गए, बहुत सारे लोग, अभी कुछ ऐसे लोग गए हैं जिनको लेकर बड़ा मामला बनते हुए नजर आ रहा है, उनको लेकर क्या संदेश देंगे आप सर? अधिवेशन के पहले लोग गए जी, कुछ फर्क दिखाई दिया क्या? नहीं। इससे क्या बोलने का? लोग ऐसा सोचते थे, अरे बहुत बड़ा फर्क होगा, क्या है? कुछ फर्क होगा। लोग कहते हैं कि आप तानाशाही चलाते हैं, आपके अंदर तानाशाह है, आप संगठन में अपनी मर्जी से जो भी नियम कानून लागू कर देते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। हाँ, जो लोग ऐसा कहते हैं वही लोग कहते हैं जिनके पिछवाड़े पर मैं लात मार के निकाल देता हूँ, उसके बाद कहते हैं, उसके पहले नहीं कहते। उसके पहले कहते हैं सब ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी, हमारी साल में 4 बार सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें सारे फैसले होते हैं। सारे देश भर के हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं, उसकी 4 बार मीटिंग होती है हर 3 महीने में जी। और उस मीटिंग में फैसले होते हैं, वो फैसले मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। फैसले करने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके का यूज करता हूँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए डिक्टेटरशिप करता हूँ जी। सर आप कभी इनकार कर रहा हूँ क्या? जी जी जी। फैसले करने के लिए मैं डेमोक्रेटिक तरीके का इस्तेमाल करता हूँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला हो गया, तो अब ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए क्या? तो जो फैसले अमल करने के लिए लोगों के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं और सख्ती से उस पर अमल करना पड़ता है, तब रिजल्ट निकलता है। ये रिजल्ट ऐसे थोड़ी निकलता है। मेश्राम साहब, आपको देखा गया आप पहल करते हैं, चाहे अभी महाराष्ट्र चुनाव से पहले आपने शरद पवार से आपने बातचीत की, उनसे मिलते हुए दिल्ली आंदोलन में उनको साथ में बुलाया, आप अखिलेश जी से मिलते हैं, खबरें हुई सोशल मीडिया पे, आप शायद नीतीश जी से भी मिले, तो वो नेता आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके मुद्दों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो चाहते हैं कि हम उनकी शर्तों पर उनके साथ आए जी। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। इसके लिए भी मैं डिक्टेटर हूं, किसी के साथ नहीं जा सकता। मैं ये आंदोलन चलाने के लिए इतना बड़ा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, दूसरों के पीछे पिछलग्गू बनने के लिए थोड़ी खड़ा किया है। हम लोग किसी के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। काशीराम जी ने भी किया,
और डेमोक्रेसी में सारे पार्टी के लोग मिलजुल कर रहे हैं, हम भी करने के लिए तैयार हैं, मगर हम अपनी शर्तों पर करने के लिए तैयार हैं। जी बेसलाम साहब, आपका आंदोलन दिखाने की वजह से, जैसे ईवीएम का आंदोलन आपने चलाया, इस पूरा भारत जानता है कि आप वामसेप और आपने ही मिलकर पूरा ईवीएम का आंदोलन चलाया। आंदोलन आपका दिखाने की वजह से बहुत सारे जो सोशल मीडिया थे उन चैनलों को बंद कर दिया जाता है, और सोशल मीडिया ही आप कहते हैं बहुजन मीडिया है, ग्लोबल मीडिया है, लेकिन जिस तरह उस पर पाबंदियां लाई जा रही है, तो इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? आने वाले समय में इसको लेकर कोई स्टैंड दिखाएंगे सर आप? सोशल मीडिया चलाने वाले तमाम लोगों ने संगठन खड़ा करना चाहिए, तो इसमें अगर उनको कोई मदद की जरूरत है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। निश्चित रूप से सोशल मीडिया ये जो वंचित लोग हैं उनके लिए एक वरदान है और इसको कमजोर नहीं होने देना चाहिए। तो इसलिए तमाम वंचितों ने जो छोटे लेवल पर चला रहे हैं उनको फौरी तौर पर संगठन बनाना चाहिए। मैं इसमें मदद करूंगा और फिर सारे लोग मिलकर इसके लिए रास्ते तलाशते हैं, निकालते हैं, उपाय निकालते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। डेमोक्रेसी है और सारे देश का सोशल मीडिया इकट्ठा हो तो इनका तो तीन तरह हो जाएगा, बच जाएगा। वो लोग छोड़कर सर अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, वो लोग जितने भी उनके बड़े बड़े लीडर थे वो लोग मीडिया छोड़कर यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं। हाँ, तो फिर ये तो बदलाव तो आता रहेगा ना। तो हमारे लोगों को अपना काम तो करना चाहिए। अपना काम करने के बजाय वो आसान रास्ते अपनाते हैं। आसान रास्ते अपनाने से तो फिर तो आपको पिछलों को ही बनना पड़ेगा, पिछलों को ही बनना पड़ेगा ना फिर जी। तो पिछलों को मतलब प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें अगर हम लोग, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो भी ब्राह्मणों के कब्जे में है, मुरारी बापू, आसाराम बापू। तो एक ये जो मीडिया है सोशल मीडिया, ये एक ही विकल्प है और मैं ऐसा मानता हूँ आज दुनिया में सोशल मीडिया बहुत बड़ा मीडिया है, मगर इसको ऑर्गेनाइज मीडिया में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहल कर सकते हैं। इसको कम करना चाहिए, ये उपाय है इसका, इसमें उपाय निकाला जा सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन है कि सर अभी अमित शाह जी का जो बयान आया पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम लेते हो इतना, अगर आप भगवान का नाम लेते, जय श्री राम का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्त हो जाती। इसको लेकर आप क्या नजरिया है सर? देखो, मेरा केवल इतना कहना है कि उन्होंने अपोजिशन पार्टी के लोगों पर कमेंट किया और अम्बेडकर 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 का संविधान, ये वो कांग्रेस वाले उठा रहे थे। जिस कांग्रेस वालों ने संविधान के विरोध में इमरजेंसी लागू करने का काम किया था और संविधान को सेट असाइड किया था, जिन्होंने संविधान का बहुत ज्यादा नुकसान करने का काम किया था, उस रेफरेंस में कांग्रेस के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान, ये कहने का कोई बहुत ज्यादा नैतिक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं जी, इसके बावजूद भी कांग्रेस वाले ऐसा कह रहे हैं जी। और कांग्रेस वाले बार बार कह रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस वालों का स्वार्थ है। वो क्या है कि साला इन लोगों का इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया, अगर ये फुले शाह अम्बेडकर को मानने वाले लोग अगर ये मोहम्मद मेश्राम की तरफ चले गए तो फिर तो कांग्रेस की जमीन पर आ जाएगी। जी। तो इन लोगों को अपने साथ लगाना पड़ेगा, तो इनका इशू एक नेशनल इशू बनाना पड़ेगा। तो इसके बजाय कि वो इनके साथ जाए, वो हमारे साथ ले लो। जी। अगर नहीं करेंगे तो ये तीसरी शक्ति बन जाएगी और तीसरी शक्ति बनने के बाद फिर दूसरी बनेगी, तो दूसरी में तो हम है जी। तो हम फिर तीसरे में चले जाएंगे। जी। ये ऐसा कैलकुलेशन है जी। तमाम और ये बहुजन कैलकुलेशन बीजेपी के विरोध में नहीं है, ये हमारे विरोध में है। जी। तमाम बहुजन समाज के लोगों को तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? हमारा स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन खड़ा होने के बारे में सोचो। केवल पिछलों को बनते रहने का कोई मतलब है नहीं। विश्राम और बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।